नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 13 तक पढ़ लिया था। भाग 13 में आपने आरएनए के अनुलेखन की प्रक्रिया के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 14 में, उसके आगे के टॉपिक्स बारे में बताएंगे, जो कि होगा आरएनए अनुलेखन से ही संबंधित कुछ बातें, और साथ ही आनुवंशिक कूट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 13 में क्वेश्चन किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए का अनुलेखन किस एंजाइम की मदद से होता है। तो आरएनए का अनुलेखन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए डीएनए के किस धागे या रज्जुक पर बनता है। तो आरएनए डीएनए के सांचा धागे यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि डीएनए के 5' to 3' सिरे को क्या कहते हैं। तो 5' to 3' दिशा को या सिरे को क्या कहते हैं, कूट लेखन रज्जुक या कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि किसी को भी कोड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए का अनुलेखन कोशिका में कहाँ पर होता है और कब होता है। तो आरएनए का अनुलेखन कोशिका के केंद्रक में होता है और यह होता है कोशिका चक्र के अंतरावस्था के G1 और G2 उपावस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अनुलेखन की प्रक्रिया में कौन कौन से धातु आयन सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो अनुलेखन की प्रक्रिया में मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए का अनुलेखन किस दिशा में होता है। तो आरएनए का अनुलेखन सदैव एक ही दिशा में 5' to 3' दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए के अनुलेखन में समापन कारक के रूप में कौन कार्य करता है। तो आरएनए के अनुलेखन में समापक कारक कौन होता है, रो कारक। शुरुआती कारक कौन होता है, सिग्मा कारक। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट को राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा पायरोफास्फेटेज। बस इतने क्वेश्चन किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 14 के टॉपिक पर, जो कि है आरएनए के अनुलेखन से संबंधित कुछ बातें। यहाँ पर एक और फिगर बुक में मैंने दिया था, उसको मैंने समझाया नहीं था, वही सब सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर एक डीएनए है। सबसे पहले इस डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, जो आपको पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आकर बैठता है और सिग्मा कारक उससे जुड़ती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तुरंत अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। या डीएनए को अनवाइंड करते हुए आगे बढ़ता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है आरएनए का अनुलेखन शुरू हो जाता है। किस स्टैंड पर, हमेशा डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर यानी सांचा धागे पर। कोडिंग स्टैंड पर आरएनए का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता रहता है, डीएनए अनवाइंड होता रहता है, खुलता रहता है, आरएनए बनता रहता है। और जैसे जैसे आरएनए बनता रहता है, पीछे वाला जो सिरा है वो फिर से बंद होता जाता है, यानी रीवाइंडिंग होता रहता है, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ बातें देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोट्स में आरएनए के अनुलेखन में संसाधन, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। अभी बताते हैं ये क्या होता है। आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनके जीन में आव्यक्तेक यानी एंट्रॉन्स नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में उनके डीएनए पर एंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इससे निर्मित जो आरएनए है उसमें संसाधन यानी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स में अनुलेखन के बाद जो आरएनए बनता है उसमें एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं संसाधन या प्रोसेसिंग। उसमें स्प्लाइशिंग होता है, एंट्रॉन्स हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और जितने भी एक्सॉन से जुड़कर एचएनआरएनए बनाते हैं। अभी बताते हैं डिटेल में। फिलहाल इसमें उस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, प्रोकैरियोट्स में संसाधन या प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है बात।
दूसरा, प्रोकैरियोट्स में ही, प्रोकैरियोट्स में तीनों प्रकार के आरएनए, कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए व आरआरएनए के लिए, के निर्माण के लिए, के निर्माण के लिए केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट की दो अलग भिन्नताएं हैं यूकैरियोट्स से, कि इसमें एक तो संसाधन नहीं होता, दूसरा इनमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इन तीनों के निर्माण के लिए केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम यूकैरियोट्स में क्या होता है। यूकैरियोट्स में 2 भिन्नताएं होती हैं। पहला, यूकैरियोट्स में जो डीएनए से आरएनए बनता है उसमें पाया जाता है इंट्रॉन और एक्सॉन्स। ठीक है, ये डीएनए है, इस डीएनए से अनुलेखन के माध्यम से जो आरएनए बनता है इसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। एक्सॉन एंट्रॉन यूकैरियोट्स में डीएनए से जो अनुलेखन के माध्यम से जो आरएनए बनता है उसमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों खंड होते हैं। व्यक्तिक किसे कहते हैं? एक्सॉन को। और अव्यक्तिक किसे कहते हैं? एंट्रॉन को। अव्यक्तिक का कोई प्रयोग नहीं होता, वेस्ट होता है, बेवजह ही पाया जाता है। तो इतना आपने जाना कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए से आरएनए बनता है, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभिक आरएनए। प्रारंभिक आरएनए इंग्लिश में बोलते हैं प्रीकर्सर आरएनए, जो कि क्या होता है? निष्क्रिय होता है, कोई काम नहीं करेगा। ठीक, अब इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग या संसाधन से गुजरता है, प्रोसेसिंग। स्प्लाइसिंग को हिंदी में कहते हैं संबंधन। तो
प्रारंभिक आरएनए जो अभी डीएनए से नया बन के निकला है, जिसे हम प्रारंभिक आरएनए कहते हैं, जो निष्क्रिय होता है, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होता है। इसमें एक प्रक्रिया होती है संबंधन यानी स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होते हैं, जो इंट्रॉन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो अलग हो जाते हैं। यानी इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। किस प्रक्रिया में होता है, संबंधन में। अब क्या बचता है, अब जितने भी एक्सॉन बचते हैं, जितने भी एक्सॉन बचते हैं वह आकर क्रम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स निकल गए, अब क्या बचे, एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं क्रम में। अब ये आरएनए क्या कहलाता है, अब इसे कहते हैं प्री एमआरएनए या HNRNA। HNRNA का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। क्लियर है बात। अभी देखिए डीएनए से जैसे बना तब उसे हम प्रारंभिक आरएनए कहते हैं, जो निष्क्रिय होता है। इसमें संबंधन होता है, एंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, सारे एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। अब ये कहलाता है प्री एमआरएनए या HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। अब इसमें दो प्रोसेस और होता है, अब इसमें दो प्रोसेस और होता है जिसे कहते हैं आच्छादन व पुच्छन। यानी ये 5' सिरा है, ये 3' सिरा। आपको पता है, मैंने बताया है एमआरएनए में 5' सिरे पर क्या जुड़ता है, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन या मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसे कहते हैं आच्छादन। आच्छादन में क्या होता है कि HNRNA के 5' सिरे पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। किस रूप में, कैप के रूप में। और पुच्छन में क्या होता है, 3' सिरे पर एडेनोसिन जुड़ता है, बहुत सारे एडेनोसिन जुड़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉली ए सीक्वेंस। अब ये कंप्लीट एमआरएनए कहलाएगा। एमआरएनए की संरचना आपने पढ़ा है, एमआरएनए में यही तो होता है। अब इनके बीच में कुछ एमआरएनए में यूटीआर आ जाते हैं, इनके बीच में भी यूटीआर आ जाते हैं। तो यूटीआर बनाइए चाहे ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है एमआरएनए का। अब इस संरचना को क्या कहते हैं हम, फाइनली एमआरएनए, जो कि पूर्ण संसाधित आरएनए है। क्लियर हुआ बात। ये पहला भिन्नता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अनुलेखन में। यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक में आरएनए के अनुलेखन में संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जीन में एंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। वहीं अगर आप देखें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में एंट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसमें एंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, सारे एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। यूकैरियोटिक में प्रारंभ में जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे प्रारंभिक आरएनए, प्रिकर्सर आरएनए कहते हैं, जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसमें स्प्लाइसिंग होता है, संबंधन की प्रक्रिया होती है, जिससे एंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये आरएनए प्री आरएनए या HNRNA हाइड्रोन्यूक्लियस आरएनए कहलाता है। अब इसमें भी दो प्रक्रियाएं होती हैं, आच्छादन और पुच्छन। आच्छादन में आरएनए के HNRNA के 5' सिरे पर ग्वानोसिन मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है कैप के रूप में, और पुच्छन प्रक्रिया में 3' सिरे पर एडेनोसिन जुड़ता है काफ़ी लंबे समूह में, जिसे पॉली ए सीक्वेंस कहते हैं। अब ये पूर्ण संसाधित आरएनए एमआरएनए कहलाता है। ठीक है, तो
तो याद करिए, ये जो पहला भिन्नता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से, क्या जाना आपने कि यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में अनुलेखन से बने आरएनए में एक्सॉन व इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। इसे प्रारंभिक आरएनए या इंग्लिश में प्रीकर्सर आरएनए कहते हैं, जो निष्क्रिय होता है या एक संसाधन से गुजरता है जिसे संबंधन यानी स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें प्रारंभिक आरएनए से इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं तथा एक्सॉन्स क्रम में जुड़ जाते हैं। अब इसे प्री आरएनए या एचएनआरएनए भी कहते हैं। अब इसमें दो अतिरिक्त प्रक्रियाएं होती हैं, दो अतिरिक्त प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? आच्छादन व पुच्छन। आच्छादन में क्या होता है? आच्छादन में प्री आरएनए के 5' सिरे पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, मिथाइल याद करते चलिए, ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट आकर जुड़ता है पुच्छन में क्या होता है? पुच्छन में प्री आरएनए के 3' सिरे पर, प्री आरएनए के 3' सिरे पर एडिनोसिन समूह में जुड़ता है, समूह में जुड़ता है, जिसे पॉली ए सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद इस आरएनए को, इस एचएनआरएनए को क्या कहते हैं? एमआरएनए, पूर्ण संसाधित यानी पूरी तरीके से प्रोसेस्ड आरएनए। पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए को अब एमआरएनए
कहा जाता है, जो केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में चला आता है। ठीक, ये हो गया पहली बात कि यूकैरियोट्स में अनुलेखन में संसाधन की प्रक्रिया होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए कि प्रोकैरियोट्स में तीनों प्रकार के आरएनए यानी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इनके निर्माण के लिए केवल एक ही पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में तीन अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन अलग अलग राइबोस आरएनए का निर्माण करते हैं। ये दूसरा जटिलता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के केंद्रक में तीन अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक, सबसे पहला आता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से किसका निर्माण होता है। तो पहला तो ये कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पाया कहाँ जाता है, तो यह पाया जाता है केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में। यह केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस में पाया जाता है तथा किसका संश्लेषण करता है, तथा यह राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है, तथा यह राइबोसोमल आरएनए कौन कौन से 28S, 18S, 5.8S आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है। क्लियर। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, पहली बात तो ये पाया कहाँ जाता है, तो यह पाया जाता है केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में। केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। क्या करता है, यह mRNA के पूर्ववर्ती रूप कौन सा है, HNRNA, पूर्ववर्ती रूप HNRNA का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, किस सन में आया ये मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा जरूर है। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह कहाँ पाया जाता है, यह भी केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है, तो यह टीआरएनए
कॉमा 5 SR RNA व SN RNA का निर्माण करता है। बस इतनी बात और आपको जाननी थी अनुलेखन में, कि अनुलेखन में प्रोकैरियोट्स में संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए उसमें संबंधन यानी स्प्लाइशिंग होता है। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे प्रारंभिक आरएनए कहते हैं, प्रिकर्सर आरएनए कहते हैं, उसमें इंट्रॉन्स एक्सॉन दोनों होता है। स्प्लाइशिंग के बाद इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, जितने भी एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब इस आरएनए को प्री आरएनए या एचएनआरएनए कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रोसेस होता है, आच्छादन और पुच्छन। आच्छादन में 5' सिरे पर कैपिंग होता है जिसमें मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, और लास्ट में पुच्छन की प्रक्रिया होती है, तीसरे सिरे पर पॉली ए सीक्वेंस जुड़ता है यानी एडेनोसिन के समूह जुड़ते हैं और कंप्लीट अब ये आरएनए क्या कहलाता है, एमआरएनए कहलाता है, जो सक्रिय होता है। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में तीनों प्रकार का आरएनए, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, तीनों प्रकार के आरएनए के लिए केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो तीनों अलग अलग आरएनए का संश्लेषण करते हैं। आपने जाना कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किस आरएनए का संश्लेषण करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। कौन कौन से? 28S, 18S एंड 5.8S। दूसरा आपने जाना आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसका संश्लेषण करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए के प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती, प्रीकर्सर नहीं, पूर्ववर्ती रूप जिसे हम एचएनआरएनए कहते हैं, इसका संश्लेषण करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका संश्लेषण करता है? टीआरएनए, 5SR RNA और SN RNA का संश्लेषण करता है। बस इतनी बातें आपको बतानी थी अनुलेखन के संबंध में, जो आपको बता दी गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है और याद भी हो गया है। अब एक क्वेश्चन ये आपके बुक में मैंने दिया था कि आखिर ये डीएनए के जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, इन दोनों श्रृंखला पर आरएनए का अनुलेखन क्यों नहीं होता? आपको पता है कि 3' to 5' एंड को क्या कहते हैं? सिरे को, धागे को क्या कहते हैं? सांचा धागा, सांचा धागा यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस धागे को क्या कहते हैं? कूट लेखन धागा या कोडिंग स्ट्रैंड। और आपको पता है कि आरएनए का संश्लेषण डीएनए के केवल और केवल सांचा धागे पर ही होता है। आरएनए का संश्लेषण किस पर होता है? डीएनए के सांचा धागे पर। टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कूट लेखन रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब मान लो कि अगर सांचा धागे पर भी आरएनए बन जाए और कूट लेखन धागे पर भी आरएनए बन जाए, तो ये दोनों आरएनए जुड़कर द्विरज्जुकी आरएनए बना लेंगे। और द्विरज्जुकी आरएनए का कोई महत्व नहीं है, प्रोटीन संश्लेषण बनेगा ही नहीं, तो अनुलेखन की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है, मेन टारगेट क्या है? प्रोटीन का बनना। प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए के एकल रज्जुक का ही कार्य होता है। अगर दोनों धागे पर, डीएनए के दोनों धागे पर आरएनए बनने लगे तो इससे द्विरज्जुकी आरएनए बन जाएगा, जिससे टीआरएनए अमीनो एसिड को यहाँ पर जोड़ नहीं पाएगा। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा ये, अगर मान लो कि ये नहीं जुड़ता है, अगर मान लो ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ती नहीं हैं, तो इन पे जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगा और इन पे भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगा, तो एक ही प्रोटीन के लिए दो भिन्न भिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना भी सही नहीं है। अतः अनुलेखन की प्रक्रिया डीएनए के केवल एक धागे, सांचा धागे पर ही होता है। बस ये था संपूर्ण बातें अनुलेखन से संबंधित, सारी बातें खत्म। अब इसके बाद आता है आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोडॉन किसे कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी रुके रहिए क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन नीट में पूछे गए। तो आइए देखते हैं नीट में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए। कुल 6 क्वेश्चन आए हैं।
आइए दिखाते हैं। देखिए, प्रोकैरियोट्स में आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है बात? क्योंकि इसके जीन में इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में तीनों आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए का अनुलेखन केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम से होता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में ये दोनों बातें बताई गई। लेकिन यूकैरियोट्स में देखेंगे तो दो अतिरिक्त जटिलताएं होती हैं। एक तो ये कि इसमें अनुलेखन में व्यक्तिक और अनुव्यक्तिक यानी एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों मिलते हैं। इसे प्रारंभिक आरएनए कहते हैं। इसमें स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसे प्री आरएनए कहते हैं या हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए में भी दो अतिरिक्त प्रक्रियाएं आच्छादन और पुच्छन होती है, जिसमें आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड जिसे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं कैप के रूप में 5' सिरे पर जुड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, किस पर जुड़ता है? 5' सिरे पर जुड़ता है। मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट किस पर जुड़ता है? एमआरएनए के, एचएनआरएनए के 5' सिरे पर जुड़ता है। पुच्छन में एडेनिन समूह लगभग 200 से 300 एडेनिन एचएनआरएनए के 3' किनारे पर पॉली ए सीक्वेंस के रूप में जुड़ता है। अब ये पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए क्या कहलाएगा? एमआरएनए कहलाता है। पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए को अवधूत आरएनए, एमआरएनए कहते हैं, जो रूपांतरण हेतु केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा, यूकैरियोट्स के केंद्रक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करते हैं। जिसमें देखिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में पाया जाता है। याद करिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में पाया जाता है। बाकी दोनों केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। सिंपल याद हो गया होगा। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जिसमें से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट केवल केंद्रिका में पाया जाता है, बाकी दोनों केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका निर्माण करता है? राइबोसोमल आरएनए 28S, 18S और 5.8S आरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप जिसे एचएनआरएनए कहते हैं, इसका निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका निर्माण करता है? टीआरएनए, 5SR आरएनए और एसएनआरएनए। याद करिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका निर्माण करता है? राइबोसोमल आरएनए 28S, 18S और 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसका निर्माण करता है? एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप एचएनआरएनए का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका निर्माण करता है? टीआरएनए और 5SR आरएनए और एसएनआरएनए का निर्माण करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया नीट में, अभी दिखाते हैं। बाकी आप ये फिगर देख लें कि डीएनए से आरएनए बना, ठीक है। इसमें आप देखें तो एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों हैं, एंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। एक्सॉन, एंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। अब इसमें प्रोसेसिंग होगा, स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होगी, जिसमें ये एंट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। देखिए, एंट्रॉन्स जब अलग हो गए तो केवल पर्पल कलर आपस में जुड़ गया, एक्सॉन, 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 सारे एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। अब इसमें कैपिंग भी होगा, मिथाइलेशन, पॉली एडिशन होगा और स्प्लाइसिंग हो ही गया। कैपिंग में इसके 5' सिरे पर मिथाइल 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन का कैप बनेगा और उसके बाद 3' सिरे पर क्या जुड़ता है? पॉली ए सीक्वेंस। क्लियर? अब ये जो प्रश्न पूछा गया था उसके आंसर आपको बता ही दिएगा कि अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों का प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होता। अब आते हैं हम नीट के क्वेश्चन पर। आइए, आरएनए अनुलेखन से संबंधित हम प्रश्न देखते हैं जो नीट में पूछे गए हैं। देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है। कह रहे निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कैपिंग में मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को एचएनआरएनए के 3' सिरे से जोड़ा जाता है। क्या ये लाइन सही है? अभी मैंने आपको बताया कि कैपिंग की जो प्रक्रिया होती है वो एचएनआरएनए के 5' सिरे पर होती है, 3' सिरे पर नहीं। 3' सिरे पर कौन जुड़ता है? पॉली ए सीक्वेंस। तो ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत होगी। दूसरी लाइन देखिए, जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज रो कारक के साथ बंधित हो जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन मैंने बताया है। समापन कारक कौन होता है? रो कारक। शुरुआती कारक कौन होता है? सिग्मा कारक। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, एक अनुलेखन इकाई में कूट रज्जुक कोडिंग सीक्वेंस कह रहे हैं एमआरएनए का प्रतिकृति होता है। क्या डीएनए के कोडिंग रीजन से या कोडिंग स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है? नहीं। कौन से? टेम्पलेट स्ट्रैंड से, सांचा धागे से बनता है एमआरएनए। तो ये भी लाइन गलत है। और ये चौथा देखिए, विभक्त जीन व्यवस्था प्रोकैरियोट का विशिष्ट लक्षण है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि वो सही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन जो नीट 2021 में ही आया है, ससीम केंद्र की का मतलब यूकैरियोट्स जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या है। अभी बताए हैं कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से किसका निर्माण होता है, टीआरएनए, 5SR आरएनए और SNRNA। देखिए ऑप्शन बी टीआरएनए, 5SR आरएनए और SNRNA को अनुलेखित करता है। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे रिलेटेड 6 क्वेश्चन टोटल आए हैं आरएनए अनुलेखन से ही संबंधित। आप पढ़ोगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, गारंटी मेरी, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं सॉल्व होगा। जितना बता देते हैं उतना बहुत है बाबू, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो करा ही चुके हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है, siRNA बता ही चुके हैं। हाँ ये देखिए 8वां क्वेश्चन, असीम केंद्रकीय। देखिए दोनों का आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ससीम केंद्रकीय का मतलब होता है यूकैरियोट्स, असीम केंद्रकीय का मतलब होता है प्रोकैरियोट्स। तो कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन को उत्प्रेरित करता है। देखिए आरएनए अनुलेखन की प्रक्रिया है, आरएनए अनुलेखन प्रक्रिया में प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन केवल एक ही एंजाइम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, सीधे लगा दीजिए बी, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है, प्रारंभित करता है, दीर्घीकरण करता है। ऑप्शन बी सही होगा। ट्रांसलेशन अभी पढ़ाया नहीं है। देखिए ये 12वां क्वेश्चन कह रहा है अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। नीट 2020 अभी थोड़ी देर पहले फिगर में ही बताए थे कि डीएनए को खोलने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए देखिए अनुलेखन की प्रक्रिया में केवल एक ही एंजाइम भाग ही लेता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। केवल एक एंजाइम और याद रखेंगे जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित करता है, पायरोफॉस्फेटेज। बाकी सब में आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन डी लगा दीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को करा दिए गए हैं। हाँ वो वाला क्वेश्चन देखें, नीट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक जीन के समान है। मैंने बोला था संरचनात्मक जीन के समान कौन है, रिकॉन, म्यूटान, सिस्ट्रॉन या ओपेरॉन। तो संरचनात्मक जीन के समान कौन होता है, सिस्ट्रॉन होता है। बताया था ना मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन, ऐसा संरचनात्मक जीन जिसके पास एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने वाला सूचना होता है, उसे एमआरएनए में कॉपी कर देता है। पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन एक ऐसा संरचनात्मक जीन जिसके पास एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचना होती है, जिससे आरएनए को ट्रांसफर करता है। तो सिस्ट्रॉन संरचनात्मक जीन के समतुल्य होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इतने सारे क्वेश्चन आपको मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड और इजी भी थे। हाँ जी ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीट 2016 में ही है। डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस रज्जुक पर अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। बताइए इतना आसान, किस रज्जुक पर आरएनए को बनाने को प्रेरित करता है। सांचा धागे या सांचा रज्जुक या टेम्पलेट स्टैंड पर। देखिए प्रतिरज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक, कोडान रज्जुक या अल्फा रज्जुक। तो सीधे लगा दीजिए टेम्पलेट रज्जुक यानी सांचा धागा। और कोई क्वेश्चन? बस इतने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन भी और भी टॉपिक में आपको कराया गया है। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं जो आगे के टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे नीट में पूछे हुए। उम्मीद है कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ईजी हैं। अगर आप पढ़ ले गए, समझ ले गए तो कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं कर पाओगे। तो ये पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, चीज़ों को रिवाइज भी किया करिए। और आगे के टॉपिक के लिए जो कि होगा आनुवंशिक कूट, उसके लिए आप थोड़ा वेट करिएगा, जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।